हेलो बच्चों, एक बार फिर मैं आलोक कुमार आप सभी का आलोक फिजिक्स क्लास में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में बच्चों एक नए लेसन जिसको कहते हैं घूर्णन गतिकी का हम लोगों ने शुरुआत किया था और घूर्णन गतिकी से संबंधित हम लोगों ने द्रव्यमान केंद्र के बारे में विस्तार पूर्वक हम लोगों ने चर्चा किया था। साथ में हम लोग द्रव्यमान केंद्र का व्यंजक भी प्राप्त किया था, है ना। तो चलिए आज हम लोग द्रव्यमान केंद्र के उस समीकरण का प्रयोग करते हुए आज विभिन्न प्रकार के आकृतियों का द्रव्यमान केंद्र निर्धारित करेंगे। तो मेरे साथ आज इस वीडियो में आप लोग बने रहें और अपने साथ कॉपी कलम को लेकर के बैठे, ताकि मैं यहाँ पर जो भी कुछ लिखूँगा उसे आप अपने कॉपी में उतार के अच्छी तरह से एक नोट्स बनाएंगे। तो चलिए मेरे साथ इस वीडियो में आप लोग बने रहे बच्चों। हम लोग स्टार्ट करना चाहते हैं लेसन को घूर्णन गतिकी से संबंधित द्रव्यमान केंद्र। तो आज हम लोग सबसे पहले द्रव्यमान केंद्र ज्ञात करेंगे एक शंकु का, है कि नहीं। एक शंकु का द्रव्यमान केंद्र हम लोग आज ज्ञात करेंगे बच्चों। तो आप लोग अच्छी तरह से इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसका एक चित्र फोटो को बना देता हूँ बच्चों, फिगर बना देता हूँ शंकु का। देखिए ये एक शंकु है बच्चों, ये एक शंकु है, इसे आप लोग अच्छी तरह से समझेंगे, है ना। देखिए मैं इसका पहले एक हेडिंग लिख देता हूं बच्चों, एक शीर्षक यहाँ पे लिख देता हूं। देखिए शंकु का द्रव्यमान केंद्र का निर्धारण, है ना। शंकु का द्रव्यमान केंद्र, शंकु का द्रव्यमान केंद्र का निर्धारण करना है। शंकु का द्रव्यमान केंद्र का निर्धारण करना है बच्चों। तो चलिए ये एक शंकु का मैंने यहाँ पर बगल में फोटो भी बना दिया है बच्चों। इस शंकु का त्रिज्या जो है r है, इस शंकु का त्रिज्या r है और इसकी ऊंचाई h है ना। और द्रव्यमान हम लोग क्या मान लेते हैं बच्चों कि इसका द्रव्यमान m है। तो देखिए माना r त्रिज्या है कि नहीं, माना r त्रिज्या h ऊंचाई, r त्रिज्या h ऊंचाई तथा m द्रव्यमान का, है ना, तथा m द्रव्यमान का एक शंकु है ना, एक शंकु है ना। जिसका आयतन कितना हो जाएगा बच्चों, जिसका आयतन, है ना, जिसका आयतन हम लोग जानते हैं कि v इज इक्वल टू होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। जिसका आयतन बच्चों इस प्रकार होता है v इज इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब हम लोग यहाँ पर मानते हैं कि माना कि शंकु का घनत्व है कि नहीं, माना शंकु का है ना, पदार्थ का घनत्व या घनत्व भी लिख सकते हैं। शंकु का घनत्व इज इक्वल टू रो है। तो घनत्व की परिभाषा तो हम लोग जानते हैं बच्चों क्या होता है कि रो इज इक्वल टू m/v होता है। अब हम लोग v का वैल्यू को यहाँ पर हम लोग रख देंगे। तो देखिए रो इज इक्वल टू हम लोग को क्या प्राप्त हो जाएगा, m/v का वैल्यू हो जाएगा, जहाँ v आयतन है बच्चों। हम लोग जानते हैं शंकु का परिभाषा कि प्रति एकांक आयतन के द्रव्यमान को हम लोग शंकु कहते हैं। तो v आयतन है, v का वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा पाई r स्क्वायर h। तो डेट सिंप्लाइज इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं तो रो का वैल्यू हम लोग को पता चल जाएगा, है ना। ये 3 ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 3m/पाई r स्क्वायर h। तो ये मेरा एक पहला समीकरण यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए बच्चों थोड़ा सा देखना है
कि देखिए शंकु जो होती है, ये फोटो को आप लोग अच्छी तरह से देख पा रहे होंगे कि शंकु जो होती है अपने जो ऊंचाई वाली जो अक्ष होती है उसके सापेक्ष जो होती है सममित होती है। सममित का मतलब क्या होता है बच्चों कि इस ऊंचाई के लेफ्ट साइड इस पदार्थ का द्रव्यमान और इसके राइट साइड पदार्थ का द्रव्यमान समान होता है। अर्थात यदि हम वो इस शंकु के को अक्ष मान करके यदि शंकु को घूर्णन गति दिया जाए तो वो अक्ष का भी काम कर सकती है। इसी को हम कहते हैं सममित होना, समान होना, मतलब समान भाग बीचों बीच इसका विभाजन होना, इसी को हम लोग कहते हैं सममित होना। तो चलिए हम लोग इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि शंकु जो होती है अपने ऊंचाई के सापेक्ष सममित होती है। अतः शंकु का जो द्रव्यमान केंद्र होगा बच्चों की इसी ऊंचाई के किसी एक बिंदु पर होगा। तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों कि इसी ऊंचाई के सापेक्ष जो होती है शंकु में एक डिस्क काट लेते हैं, चकती काट लेते हैं, है कि नहीं। ये एक ठोस शंकु है, इसको याद रखिएगा, ये एक ठोस शंकु है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों कि शंकु को जो है कि अब देखिए कितने चकती में हम लोग विभाजित कर सकते हैं। यदि मान लीजिए शंकु को यदि हम लोग एक डिस्क के रूप में काटना शुरू करेंगे तो यहाँ से काटते काटते उसको हम लोग मतलब उस डिस्क की त्रिज्या आर तक हो सकती है कि ना। आप जैसा कल्पना करें कि इस शंकु को हम काटना शुरू करते हैं, यहाँ से काटेंगे, यहाँ से काटेंगे, यहाँ से काटेंगे, तो कितनी डिस्क हमको प्राप्त हो सकती है और कैसी डिस्क प्राप्त हो सकती है। एक ऐसा डिस्क प्राप्त हो सकता है जिसकी त्रिज्या 0 होगी और एक ऐसा डिस्क अंततः प्राप्त होगी जिसका त्रिज्या आर होगी। इसका मतलब हो गया कि शंकु को हम लोग जो डिस्क के रूप में विभाजित करेंगे, काटेंगे, उसकी त्रिज्या 0 से लेकर के आर तक हो सकती है। तो इसी प्रकार हम लोग एक ऐसा यहाँ पर एक क्या करेंगे, हम लोग डिस्क प्राप्त करते हैं, एक काटते हैं। देखिए इस प्रकार एक डिस्क को यहाँ पर हम लोग काटेंगे। इस प्रकार ये एक डिस्क हो गया बच्चों। इस प्रकार मैंने एक डिस्क का विभाजन कर लिया यहाँ पर, है कि नहीं। ये तो इस डिस्क की जो त्रिज्या है उसको हम लोग सुविधा के लिए R1 मान लेते हैं और यह डिस्क जो होती है शंकु के शीर्ष से x, है कि नहीं, x दूरी पर है, शंकु के शीर्ष से x दूरी पर है। तो हम लोग जान सकते हैं कि इस चकती का यदि मोटाई हम यहाँ पे मान लेते हैं बच्चों कि इस चकती का मोटाई कितनी है, dx है। तो चलिए इस बात को हम लोग लिखते हैं और कैलकुलेशन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। फोटो को आप लोग अच्छी तरह से अपने कॉपी में बना लेंगे। देखिए देखिए शंकु जो होती है, शंकु अपने ऊंचाई अक्ष, है ना, ऊंचाई अक्ष के सापेक्ष सममित होती है ना, सापेक्ष सममित होती है। अतः इसका द्रव्यमान केंद्र, है ना, अतः इसका द्रव्यमान केंद्र, है ना, अतः इसका द्रव्यमान केंद्र इसी ऊंचाई अक्ष पर, है ना, इसी अक्ष पर स्थित होगी, है ना, होगी। ये बात को समझ में आ गया बच्चों आप लोगों को कि शंकु जो होती है अपने ऊंचाई अक्ष के सापेक्ष सममित होती है। सममित का मतलब बता दिया बच्चों आप लोगों को कि इस अक्ष के लेफ्ट साइड का शंकु का द्रव्यमान और राइट साइड शंकु का द्रव्यमान बराबर होता है, इसीलिए इसको हम लोग सममित कहते हैं, है ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं। देखिए शंकु को 0 से लेकर आर त्रिज्या वाले अनेक चकती के रूप में, है ना, अनेक चकती के रूप में विभाजित किया जा सकता है। अनेक चकती के रूप में विभाजित किया जा सकता है। अनेक चकती के रूप में विभाजित किया जा सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे देखिए एक, है ना, शंकु में एक अल्पांश भाग को काटते हैं। देखिए शंकु में, देखिए शंकु का एक अल्पांश भाग चकती के आकार का काटते हैं। चकती के आकार का, है ना, चकती के आकार का काटते हैं। मैंने कल्पना करना है बच्चों, वास्तविक रूप में इसको काटना नहीं है कि कल्पना करते हैं कि इसको हम लोग काटते हैं, है कि नहीं। जिसकी त्रिज्या, है ना, देखिए जिसकी त्रिज्या R1 है,
तथा शंकु के शीर्ष से, है कि नहीं, तथा शंकु के शीर्ष से दूरी x है। शंकु के शीर्ष से दूरी x, आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि शंकु के शीर्ष से x दूरी पर एक r त्रिज्या का या r1 त्रिज्या का एक हम लोग चकती काटते हैं जिसकी मोटाई है dx है कि नहीं, जिसकी मोटाई dx है, जिसकी मोटाई dx है। अब बताइए कि इस शंकु का क्षेत्रफल कितना होगा या आयतन कितना होगा। आप ऐसे कर सकते हैं, क्षेत्रफल पहले देखिए, इस शंकु का क्षेत्रफल कितना होगा। ये तो एक क्या होगा, डिस्क के आकार का है, कहने का मतलब एक वृत्त के आकार का होता है। तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा पाई r1 स्क्वायर। यदि इसके चौड़ाई के साथ अर्थात इसकी मोटाई के साथ यदि इसको गुना कर दिया जाए तो वो उसका आयतन को बताएगा, है कि नहीं। और यदि इसके घनत्व के साथ गुना कर दिया जाए तो वो उसके द्रव्यमान को बतलाता है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बच्चों, अपने फिगर को देखें कॉपी में। देखिए इस चकती का है ना आयतन, है कि नहीं, इस चकती का आयतन, तो हम लोग जानते हैं आयतन बराबर क्षेत्रफल गुना मोटाई चौड़ाई, जो भी कह सकते हैं, है ना। चकती का आयतन बराबर क्या होता है कि क्षेत्रफल गुना, हम लिख देते हैं क्षेत्रफल गुना मोटाई, ये इसका आयतन होता है। तो क्षेत्रफल कितना हो गया पाई r1 स्क्वायर और मोटाई इसकी dx है। तो हम चकती का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, तो लिखेंगे इस चकती का द्रव्यमान, तो इसके घनत्व के साथ इसको हम लोग गुना कर देंगे तो द्रव्यमान प्राप्त हो जाएगा। तो द्रव्यमान dm इज इक्वल टू हो जाएगा पाई r1 स्क्वायर dx इंटू रो। तो ये इसका द्रव्यमान हो गया, है ना। अब हम लोग इस फिगर का प्रयोग करेंगे बच्चों। देखिए हम लोग r1 का वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। इस चित्र में हम यहाँ पे नाम दे देते हैं बच्चों, देखिए a, ये b है और ये c, और इस बिंदु को नाम देते हैं d और इस बिंदु को नाम देते हैं e। तो आप लोग यहाँ पे दो त्रिभुज देख रहे हैं बच्चों, a b c, और एक त्रिभुज देख रहे हैं a d e। तो ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हैं, तो इसकी भुजाएं क्या हो जाएगी, इसकी भुजाएं अनुपातिक हो जाएगी। तो आप लोग अपने फिगर कॉपी में बने फिगर को बढ़िया से देखें और हम लोग यहाँ पे समरूपता के सिद्धांत का प्रयोग करके हम लोग r1 को कैलकुलेट करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे क्या बच्चों, अपने कॉपी में अपने बने फिगर को अच्छा से देखें। देखिए फिगर चित्र से त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डी ई क्या है, समरूप त्रिभुज है कि नहीं, समरूप त्रिभुज है। तो इसकी भुजाएं क्या हो जाएगी, अनुपातिक होगी। तो हम लोग इसकी भुजाएं को कैसे लिखेंगे, देखिए r1 हो गया चकती की त्रिज्या बटा शंकु की त्रिज्या, मतलब बड़े वाले त्रिभुज की त्रिज्या छोटे वाले त्रिभुज की त्रिज्या बटा, है ना, या आप कह सकते हैं कि एक भुजा और बड़े वाले त्रिभुज की एक भुजा। अब दूसरा देखिए छोटे वाले त्रिभुज की एक भुजा x है और बड़े वाले त्रिभुज की एक भुजा मेरा h है। तो यहाँ से हम लोग r1 को कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखिए r1 इज इक्वल टू हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं बच्चों, तो r1 इज इक्वल टू हो जाएगा xr बाय h। अब इस मान को हम लोग ऊपर वाले समीकरण में यहाँ पे रखेंगे, इसको हम लोग समीकरण नंबर 2 कह देते हैं। देखिए r1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, है कि नहीं, r1 का मान समीकरण 2 में रखने पर तो हम लोग क्या पाते हैं, है ना। देखिए dm इज इक्वल टू हम लोग पाएंगे बच्चों, यहाँ पर हो गया पाई, है कि नहीं, r1 का वैल्यू को रखेंगे तो ये हो जाएगा xr बाय h का होल स्क्वायर और ये dx इंटू रो। तो इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं। तो dm इज इक्वल टू हो गया पाई x स्क्वायर r स्क्वायर बाय h स्क्वायर और dx इंटू रो। अब हम लोग चलिए द्रव्यमान केंद्र का, है ना, परिभाषा हम लोग जानते हैं, अवकल समीकरण उसका हम लोग जानते हैं। तो देखिए द्रव्यमान केंद्र के अवकल समीकरण से या द्रव्यमान केंद्र के समीकरण से, है ना, द्रव्यमान केंद्र के समीकरण से। तो द्रव्यमान केंद्र का समीकरण हम लोग जानते हैं बच्चों, आर सी एम इज इक्वल टू हो जाता है 1/r इंटीग्रेशन x dm, है कि नहीं। तो x का वेरी जो होता है कहाँ से कहाँ तक, इसको हम आपको दिखा देना चाहते हैं फोटो में बच्चों कि x का वैल्यू जो होता है कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है। तो आप देख पा रहे होंगे कि x जो है इसकी ऊंचाई के अनुदिश मैंने माना है। इसका मतलब है कि इस बिंदु पर x का मान 0 है और इस बिंदु पर x का मान h है कि नहीं। इसका मतलब है कि x 0 से लेकर के h तक वेरी कर रहा है।
तो हम लोगों को यहाँ पे इंटीग्रेशन का जो लिमिट लेना पड़ेगा वो 0 से लेकर के h तक लेना पड़ेगा। तो इसको आप लोग अपने फिगर में भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिमिट क्या लेंगे बच्चों, 0 से लेकर के h तक। अब dm का वैल्यू जो है ऊपर के समीकरण से हम लोग रखेंगे। तो देखिए RCM इज इक्वल टू जो हमको प्राप्त होता है बच्चों वो कुछ इस प्रकार है कि 1/m इंटीग्रेशन 0 से लेकर के h, ये हो गया x, और dm का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर पाई x स्क्वायर r स्क्वायर बाय h स्क्वायर dx इंटू रो। अब यहाँ पे जितना भी कांस्टेंट टर्म है सबको हम लोग बाहर कर देंगे बच्चों। तो ये हमको क्या मिलेगा, देखिए RCM इज इक्वल टू पाई कांस्टेंट है ना, r स्क्वायर कांस्टेंट है ना, देखिए यहाँ पर h स्क्वायर कांस्टेंट है, और साथ ही यहाँ पर मेरा है ना, और देखिए रो भी कांस्टेंट है। तो सब यहाँ पर कांस्टेंट के रूप में बाहर आ गया, साथ में m तो बाहर है ही। तो इंटीग्रेशन हम लोग क्या हो जाएगा है ना, 0 से h तक। यहाँ पर x स्क्वायर है, यहाँ पर x है, तो दोनों को मिला दिया जाए तो ये x क्यूब हो जाएगा और ये dx हमको प्राप्त होता है। तो इसका इंटीग्रेशन हम लोगों को करना है। तो इसी पेज में हम लोग करेंगे बच्चों, इसको आप लोग अपने कॉपी में लिख लें। तो यहाँ पर हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं, एक है इसको सेपरेट कर देते हैं, अलग करके इंटीग्रेशन करेंगे। तो RCM इज इक्वल टू हम लोग इंटीग्रेशन करने के बाद जो हम लोगों को समीकरण प्राप्त होगा वो कुछ इस प्रकार होगा, पाई r स्क्वायर रो बाय m h स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट के रूप में बाहर था। अब x क्यूब का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको मिलेगा x टू द पावर 4/4, लिमिट आ जाता है 0 से लेकर के h। तो ये क्या मिला, RCM इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर रो बाय m h स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, इस x को एक बार ये h संतुष्ट करेगा, एक बार 0 संतुष्ट करेगा। तो जब h संतुष्ट करेगा तो क्या प्राप्त होगा, h टू द पावर 4/4 माइनस एक बार 0 संतुष्ट करेगा तो ये 0 मिलेगा। तो डेट सिंप्लाइज RCM इज इक्वल टू हमको मिल गया पाई r स्क्वायर रो बाय m h स्क्वायर इंटू r टू द पावर 4 सॉरी h टू द पावर 4/h। तो यहाँ पर h स्क्वायर टर्म से h टू द पावर 4 टर्म कैंसिल हो गया बच्चों। तो क्या मिलेगा, देखिए RCM इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर h स्क्वायर बाय 4m और इंटू यहाँ पर रो। तो रो का वैल्यू जो है हम लोग समीकरण नंबर 1 से रखेंगे। तो आप लोग अपने कॉपी में देखें बच्चों कि समीकरण 1 में रो का वैल्यू को मैंने पहले कैलकुलेट कर दिया है। रो इज इक्वल टू 3m बाय पाई r स्क्वायर h होता है। तो यही वैल्यू हम लोग रो का वैल्यू वहाँ पर रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, रो का मान रखने पर, देखिए रो का मान समीकरण 1 से रखने पर, समीकरण 1 से रखने पर तो हम लोगों को क्या प्राप्त हो जाएगा। तो डेट सिंप्लाइज देखिए RCM इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर h स्क्वायर बाय 4m और रो का मान रखेंगे तो हम लोगों को प्राप्त हो जाएगा 3m बाय पाई r स्क्वायर h। तो देखिए यहाँ पर देखिए m कैंसिल हो गया, पाई कैंसिल हो गया, r स्क्वायर कैंसिल हो गया और h से एक टर्म h कैंसिल हो गया। तो हम लोगों को RCM इज इक्वल टू क्या प्राप्त हो गया बच्चों, 3/4, एक h यहाँ से बचा रह गया था। तो ये समीकरण हम लोगों को प्राप्त हुआ। इससे आपको क्या पता चलता है कि द्रव्यमान केंद्र है ना शंकु के ऊंचाई का है ना 4/3 टाइम्स में होता है ना, उसके ऊंचाई का 3/4वां भाग पर हम लोगों को द्रव्यमान केंद्र प्राप्त होगा। तो शंकु की ऊंचाई आप कैलकुलेट कर लीजिए और उसको 3/4 से गुना कर दीजिए, तो जो संख्या प्राप्त होगा वही हमको प्राप्त होगा। तो अब बात आता है कि कहाँ से मुझे लेना है इसकी ऊंचाई, है कि नहीं। तो आप देखिए इसकी द्रव्यमान केंद्र जो होगा वो ऊपर शीर्ष से मुझे प्राप्त होगा, शीर्ष से मुझे प्राप्त होता है बच्चों, यहाँ से मुझे प्राप्त होता है कि नहीं। तो ये जो हमको द्रव्यमान केंद्र प्राप्त हो रहा है वो शीर्ष से प्राप्त हो रहा है कि नहीं। आप ऊंचाई का 3/4 भाग लेंगे तो जो बिंदु प्राप्त होगा उसको आपको कहाँ से मापना होगा, शीर्ष से मापना होगा। आप यहाँ से भी माप सकते हैं, बशर्ते उसको आपको h में घटाना पड़ेगा। तो ये जो द्रव्यमान केंद्र मुझे प्राप्त हुआ, तो ये बात लिख देते हैं कि यह द्रव्यमान केंद्र, देखिए यह द्रव्यमान या केंद्र है कि नहीं, या लिख सकते हैं यह द्रव्यमान केंद्र शंकु के शीर्ष से है। यह द्रव्यमान केंद्र देखिए शंकु के शीर्ष से है ना, शंकु के शीर्ष से 3/4वां भाग में प्राप्त होता है, शीर्ष से 3/4वां भाग में प्राप्त होता है।
में प्राप्त होता है बच्चों। तो ये चीज़ आप लोगों को जाननी होगी। आप लोग नीचे से भी आधार से भी निकाल सकते हैं, बशर्ते आप लोगों को क्या करना पड़ेगा कि इसको h में घटाना पड़ेगा, तब आपको पता चल जाएगा कि इसका आधार से कितनी ऊंचाई पर हमको द्रव्यमान केंद्र प्राप्त होगा। तो चलिए हम लोग आगे देखेंगे बच्चों नेक्स्ट पेज में। तो देखिए हम लोग आधार से यदि हम लोग द्रव्यमान केंद्र का स्थान निकालते हैं, देखिए आधार से, है ना, आधार से द्रव्यमान केंद्र, है ना, द्रव्यमान केंद्र, आधार से द्रव्यमान केंद्र निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, हम लोगों को इसको h में हम लोगों को माइनस करना पड़ेगा। तो आधार से द्रव्यमान केंद्र निकालेंगे बच्चों तो पूरे समीकरण को हमको h से माइनस करना पड़ेगा। इसका मतलब हो जाएगा RCM इज इक्वल टू h माइनस 3/4h। तो इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो हमको कितना प्राप्त हो जाएगा, आप जान पा रहे होंगे 1/4h हमको प्राप्त होगा। इसका मतलब हो गया कि आधार से यदि आप निकालिएगा बच्चों तो आपको, है ना, पूरे ऊंचाई का 1/4, है ना, पार्ट पर आपको जाकर के शंकु का द्रव्यमान केंद्र प्राप्त होगा, शंकु का। और 3/4 हमको कहाँ से मिला था, शीर्ष से हमको मिला था, है ना। तो बात समझिएगा, मैं एक फ़ोटो बना करके आप लोगों को अच्छी तरह से हमें दिखा देना चाहता हूँ इसको, कि यदि आप लोग ये ऊंचाई के अनुदिश ही द्रव्यमान केंद्र मिलता है तो आप यदि आधार से निकालिएगा तो आधार में कितना होगा, 3/4 पार्ट पर जा करके मान लेते हैं कि यहाँ पर हमको द्रव्यमान केंद्र मिला, तो आधार से इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, आधार से इसकी ऊंचाई 1/4h होगा, है ना। शीर्ष से द्रव्यमान केंद्र का स्थान ऊंचाई के 3/4वां भाग पर प्राप्त होता है, लेकिन आधार से द्रव्यमान केंद्र 1/4वां भाग पर प्राप्त होगा बच्चों। तो ये चीज़ था शंकु का द्रव्यमान केंद्र। तो चलिए हम लोग एक दूसरे आकृति को लेते हैं बच्चों और उसका द्रव्यमान केंद्र निर्धारित करते हैं। तो एक हम लेते हैं यहाँ पर अर्धगोला का, है कि नहीं, अर्धगोला का द्रव्यमान केंद्र हम लोग निर्धारित करेंगे। देखिए अर्धगोला का द्रव्यमान केंद्र, अर्धगोला का द्रव्यमान केंद्र हम लोगों को निर्धारित करना है। अर्धगोला का द्रव्यमान केंद्र, है ना, अर्धगोला का द्रव्यमान केंद्र हम लोगों को निर्धारित करना है बच्चों। तो कैसे करेंगे, तो चलिए मेरे साथ बने रहेंगे और इसको अच्छी तरह से समझने का प्रयास करिए कि अर्धगोला का द्रव्यमान केंद्र हम लोग कैसे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं बच्चों कि एक यहाँ पर फिगर हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं अर्धगोला का, है कि नहीं। तो अर्धगोला कुछ इस प्रकार होता है बच्चों, आप लोग जानते हैं कि, है ना, इस प्रकार अर्धगोला होता है कि नहीं। इसको अर्धगोला हो गया तो ये इसकी क्या हो गई, त्रिज्या हो गई। तो इसकी त्रिज्या को हम लोग h मान लेते हैं। तो ये भी जो होती है इसकी त्रिज्या ही होती है, हम लोग उसको भी जानते हैं बच्चों कि ये भी त्रिज्या ही होगी, है ना। तो एक काम करते हैं बच्चों कि इसको x अक्ष के रूप में विभाजित कर देते हैं कि ये मेरा x एक्सिस हो गया और ऊपर ये मेरा क्या हो जाएगा, y एक्सिस हो जाएगा, है कि नहीं। तो चलिए हम लोग इसके बारे में कुछ लिखते हैं, उसके बाद इसको हम लोग स्पष्ट रूप से जानने का प्रयास करेंगे। देखिए माना m द्रव्यमान, है कि नहीं, देखिए माना m द्रव्यमान तथा r त्रिज्या, है कि नहीं, माना m द्रव्यमान तथा r त्रिज्या का एक अर्धगोला है ना, का एक अर्धगोला है, एक अर्धगोला है जिसका आयतन क्या होगा बच्चों, आप लोग जानते होंगे, जिसका आयतन, है कि नहीं, जिसका आयतन भी बराबर होता है 4/3 πr³/2। इसका मतलब है कि पूरे गोले के आयतन का आधा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 2 से कैंसिल करेंगे, 2 बार में मिलेगा, तो v इज इक्वल टू हमको प्राप्त हो गया 2/3 πr³। अब मान लेते हैं कि माना, है ना, देखिए अर्धगोला के पदार्थ का घनत्व क्या हो गया, देखिए अर्धगोला के, है ना, अर्धगोला के पदार्थ का घनत्व, है कि नहीं, अर्धगोला के पदार्थ का घनत्व कितना है, रो है। तो हम लोग रो को जानते हैं कि रो इज इक्वल टू m/v होता है। तो हम लोग v का वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे। तो m हो गया, बाय क्या मिलेगा 2/3 πr³। तो डेट सिंप्लाइज हम लोगों को रो का वैल्यू मिल गया 3m/2 πr
आर क्यूब। इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 कहेंगे। अब यहाँ पर भी देख लीजिए कि गोला जो है अपने y अक्ष के अनुदिश जो है सममित है बच्चों। आप लोग सममित का मतलब जान ही गए हैं बच्चों कि सममित किसको कहते हैं। इसका मतलब है कि y अक्ष के राइट साइड जाइए तो पदार्थ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, और लेफ्ट साइड जाइए तो पदार्थ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, तो दोनों ही द्रव्यमान बराबर होगा। इसका मतलब है कि ये अक्ष जो है दोनों ही भाग के लगभग बीचों बीच में है। अर्थात यदि आप इसको अक्ष मान करके यदि अर्धगोला को घुमाएंगे तो वो समान रूप से घूर्णन गति करेगा। इसका मतलब है कि ये एक सममित अक्ष है। तो यही बात मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ बच्चों कि देखिए कि जो अर्धगोला जो होता है ना, देखिए अर्धगोला अपने y अक्ष के अनुदिश, अर्धगोला अपने y अक्ष के अनुदिश सममित है कि नहीं, सममित है, अपने y अक्ष के अनुदिश सममित होता है, y अक्ष के अनुदिश सममित होता है। अर्थात इसका द्रव्यमान केंद्र है ना, अर्थात इसका द्रव्यमान केंद्र है ना, अर्थात इसका द्रव्यमान केंद्र कहाँ प्राप्त होगा, इसी अक्ष पर प्राप्त होगा, है कि नहीं। अर्थात इसका द्रव्यमान केंद्र इसी अक्ष पर प्राप्त होता है। तो अब आप देखिए कि इस अर्धगोला को हम लोग जो है अनेक छोटे छोटे चक्ति के रूप में हम लोग विभाजित कर सकते हैं बच्चों, अनेक छोटे छोटे चक्ति के रूप में। तो यदि हम लोग चक्ति काटना शुरू करेंगे, है कि नहीं, तो उस चक्ति की त्रिज्या कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, चक्ति की त्रिज्या यहाँ से लेकर के 0 से लेकर के r तक हो सकती है। चक्ति मतलब आप लोग समझते होंगे बच्चों, है कि नहीं। इसको हम लोग डिस्क के रूप में यदि काटेंगे, है ना, आप लोग सीडी डिस्क तो देखे होंगे बच्चों, है ना। सीडी डिस्क भी कैसा होता है, ठोस होता है ना, वो रिंग की तरह नहीं होता है कि नहीं। रिंग मतलब क्या हो गया कि देखिए डिस्क मतलब क्या होता है कि एक ये इसको रिंग कहते हैं, जिसको हम लोग अंगुली में पहनते हैं, तो इसके अंदर का भाग खाली होता है, इसको हम लोग रिंग कहते हैं। लेकिन एक डिस्क होता है कि ये भाग भरा हुआ होता है, तो इसको हम लोग डिस्क कहेंगे, है कि नहीं, डिस्क और चक्ति में। तो इसका मतलब है कि ये एक ठोस अर्धगोला है ना। तो इसको यदि हम लोग काटना शुरू करेंगे चक्ति के रूप में, तो इसकी त्रिज्या 0 से लेकर के r तक हो सकती है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों कि पर एक चक्ति हम लोग काटेंगे इस प्रकार, लेकिन इस प्रकार हम लोग एक चक्ति यहाँ पर काटते हैं बच्चों, इसी प्रकार हम लोग एक चक्ति यहाँ पर काटेंगे इस प्रकार, है ना। तो ये चक्ति मैंने यहाँ पर काट लिया, इसको फोटो को आप लोग अच्छी तरह से अपने कॉपी में बनाएंगे, है कि नहीं। ये काटा, तो इस चक्ति की त्रिज्या कितनी हो जाएगी बच्चों, इस चक्ति की त्रिज्या हम लोग r1 मानते हैं। अब देखिए ये चक्ति जो है आधार से, हम लोग ये कल्पना कर लेते हैं कि ये आधार से y दूरी पर स्थित है कि नहीं, ये y दूरी पर स्थित है, और इस चक्ति का ये जो भाग को इसके साथ हम लोग इस तरह करके मिला देते हैं, ये भाग को, तो ये भी त्रिज्या ही हो जाएगी, अर्धगोला की त्रिज्या हो जाएगी ये r। तो यहाँ पर देखिए एक हम लोगों को समकोण त्रिभुज प्राप्त होता है, नाम दे देते हैं a, ये हो गया b, और ये हमको c प्राप्त होता है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी y है, ये r है और ये r1 है। तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके इन तीनों के बीच में संबंध ज्ञात कर सकते हैं, ज्ञात करेंगे, लेकिन पहले हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। देखिए, है ना। अब देखिए अर्धगोला को है ना, देखिए अर्धगोला को क्या करते हैं, देखिए 0 से लेकर, है ना, 0 से लेकर r त्रिज्या, है ना, r त्रिज्या वाले अनेक चक्ति के रूप में विभाजित किया जा सकता है, अनेक चक्ति के रूप में विभाजित किया जा सकता है, अनेक चक्ति के रूप में विभाजित किया जा सकता है बच्चों। तो इस बात को आप लोग समझें। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए चित्र के अनुसार जो है कि देखिए इस अर्धगोला के आधार, है ना, इस अर्धगोला के आधार से, है ना, आधार से y दूरी पर r1 त्रिज्या तथा dy मोटाई का, तो इसकी मोटाई जो है बच्चों हम लोग क्या मान लेते हैं, dy मान लेते हैं, है कि नहीं, क्योंकि ये y अक्ष के अनुदिश सममित है, अतः ये dy मोटाई का,
है ना, डी वाई मोटाई का एक चकती काटा, डी वाई मोटाई का एक चकती काटा, है कि नहीं। आप लोग यहाँ फिगर में देख पा रहे होंगे कि मैंने चकती काटा, तो इस चकती का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा बताइए, या आयतन आप लोग कह सकते हैं। देखिए इस चकती का आयतन क्या होगा, है ना, इस चकती का आयतन। तो आप लोग जानते हैं कि चकती जो होती है वृत्ताकार होती है, तो आयतन बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है, क्षेत्रफल गुना मोटाई होता है। तो इसका क्षेत्रफल कितना होता है, पाई r1 स्क्वायर, और मोटाई कितनी है, dy होता है। तो द्रव्यमान कितना होगा, तो लिखेंगे चकती का द्रव्यमान क्या हो जाएगा। देखिए चकती का द्रव्यमान इज इक्वल टू, हम लोग इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, घनत्व से इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो घनत्व से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों को कुछ इस प्रकार प्राप्त हो जाएगा, पाई r1 स्क्वायर डी वाई इंटू रो। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों कि इस r1 का कैलकुलेशन करेंगे। तो देखिए हम लोग फिगर में एक त्रिभुज का प्रयोग करेंगे बच्चों, और इसी से हम लोग क्या करेंगे, r1 कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार मैंने यहाँ पर एक फिगर बनाया है, और ये जो कि समकोण त्रिभुज है, इस समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे और r1 में कंप्लीट कैलकुलेट कर लूंगा। तो देखिए यहाँ पर चित्र से किस त्रिभुज का प्रयोग किया हूं मैंने, त्रिभुज ए बी सी से। तो यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं कि r1 स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा, है ना, सॉरी r स्क्वायर इज इक्वल टू r1 स्क्वायर प्लस हो जाएगा y स्क्वायर। तो डेट सिंप्लाइज r1 स्क्वायर इज इक्वल टू हमको प्राप्त हो जाएगा r स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। अब इस r1 है ना के जगह पर ये r1 का वैल्यू हम लोग रख देंगे, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। तो देखिए है ना, अब देखिए समीकरण 2 में r1 का मान रखने पर, देखिए समीकरण 2 में r1 का मान रखने पर, समीकरण 2 में r1 स्क्वायर का मान रखने पर, तो चलिए मान रखेंगे तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा। तो ये जो चकती का द्रव्यमान है वो dm है बच्चों मेरा, ये dm है कि नहीं। तो dm इज इक्वल टू मिलेगा यहाँ पर पाई, और ये मिलेगा r स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई इंटू यहाँ पर मिलेगा रो। अब हम लोग जानते हैं द्रव्यमान केंद्र की परिभाषा क्या होती है, अब हम लोग यहाँ पर रखेंगे। देखिए द्रव्यमान केंद्र की परिभाषा से, है ना, देखिए द्रव्यमान केंद्र की परिभाषा से, है ना, द्रव्यमान केंद्र की परिभाषा या समीकरण से जो भी आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। तो द्रव्यमान केंद्र का समीकरण क्या होता है बच्चों, आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे। द्रव्यमान केंद्र की परिभाषा से तो हम लोग जानते हैं कि RCM इज इक्वल टू 1/m हो जाता है, और इंटीग्रेशन यहाँ से हम लोग y अक्ष के अनुदिश लिए हैं, अतः यहाँ पर y हो जाएगा, और ये dm हमको प्राप्त होगा। अब y का वेरिएशन कहाँ से कहाँ तक हो सकता है बच्चों, आप लोग देखिए फिगर में, यहाँ पर y का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ y इज इक्वल टू 0 है, और यहाँ y इज इक्वल टू मेरा r है। तो इसका मतलब है कि y का वेरिएशन 0 से लेकर के r तक हो सकता है। तो चलिए हम लोग वहाँ से वहाँ तक उसका लिमिट दे करके इंटीग्रेशन करेंगे। तो इसका वेरिएशन कितना होगा, 0 से लेकर के r तक होगा। तो देखिए RCM इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/m, है ना, इंटीग्रेशन 0 से लेकर के r, ये हो गया y, और dm का वैल्यू हम लोग यहाँ से रखेंगे। तो dm का वैल्यू कितना हो गया, पाई, देखिए r स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये होगा dy, और इंटू यहाँ पर हो गया रो, यही हो गया मेरा। अब हम लोग इसमें कांस्टेंट टर्म सबको हम लोग बाहर कर देंगे, तो क्या मिलेगा, RCM इज इक्वल टू 1/m, कांस्टेंट टर्म क्या है, यहाँ पर पाई कांस्टेंट है ना, रो कांस्टेंट है, ये सारा टर्म बाहर आ गया, और इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 से y, है ना। अब y को हम लोग इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो r स्क्वायर y आ जाएगा, और यहाँ पर dy हो गया, यहाँ पर मैं ब्रैकेट भी दे सकता हूँ माइनस। अब इस y को इस y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो और एक इंटीग्रेशन आ जाएगा, क्योंकि मैंने इंटीग्रेशन को अंदर कर दिया इस ब्रैकेट के अंदर। तो y गुना y स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो गया y क्यूब, और यहाँ पर मिलेगा हमको dy। तो ये इंटीग्रेशन मुझे करना है। तो चलिए हम लोग इसको नेक्स्ट पेज में करेंगे बच्चों, है कि नहीं। देखिए बहुत आसान कैलकुलेशन है, आप लोग इसके प्रैक्टिस करेंगे घर में तो आसानी से इसे कैलकुलेशन आप लोग कर सकते हैं बच्चों। तो चलिए हम लोग इसको नेक्स्ट पेज में करके देखते हैं।
तो एक बार मैं फिर समीकरण को यहाँ पर उतार देता हूँ, जो चीज़ अभी लिखा मैंने। तो ये क्या हो गया, देखिए RCM इज इक्वल टू हम लोगों को मिला 1/m, ये मिला पाई रो। देखिए इंटीग्रेशन है मेरा यहाँ पर क्या से 0 से लेकर के r तक, और ये हो गया r² y, ये dy माइनस पुनः एक इंटीग्रेशन है 0 से लेकर के r तक, और फिर यहाँ पर मिल गया हम लोगों को y³ और ये मिलेगा dy इस प्रकार। तो चलिए हम लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे। यहाँ पर हमको है देखिए पाई रो बाय एम। अब इंटीग्रेशन देखिए, इस इंटीग्रेशन में वेरिएबल y है, इसलिए r जो है कांस्टेंट हो जाएगा, ये बाहर आ जाएगा। ये हो गया 0 से लेकर के r y dy माइनस इंटीग्रेशन 0 से लेकर r y³, और ये मिला हम लोगों को dy। तो देखिए RCM हमको क्या प्राप्त हो गया, ये मिल गया पाई रो बाय एम, है कि नहीं। ये हो गया r² y² का इंटीग्रेशन क्या आ जाता है बच्चों, तो y dy का इंटीग्रेशन हो जाता है y²/2, लिमिट आ गया 0 से लेकर के r। अब यहाँ पर देखिए इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा y⁴/4 और लिमिट आ गया 0 से लेकर के r। अब लिमिट हम लोगों को यहाँ पर सेटिस्फाई करवाना है। तो ये हो गया पाई रो बाय एम, है कि नहीं। ये क्या हो गया r²। अब देखिए y को एक बार r संतुष्ट करेगा तो कितना हो जाएगा, है ना, कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा r²/2, एक बार 0 संतुष्ट करेगा तो ये 0 आ गया, माइनस एक बार y को r संतुष्ट करेगा तो ये कितना हो जाएगा r⁴/4, एक बार 0 संतुष्ट करेगा तो ये 0 आ जाएगा इस प्रकार। तो इसको हम लोग बारी बारी इसका सॉल्यूशन हम लोग करते जाएंगे। तो क्या मिलेगा, देखिए यहाँ मिल रहा है पाई रो बाय एम। अब देखिए 0 कैंसिल, यदि r को मैं अंदर कर दूं तो r⁴/2 मिलेगा, यहाँ पर है ना, माइनस ये भी 0 खत्म हो गया तो यहाँ मिलेगा r⁴/4। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या मिल रहा है, देखिए RCM इज इक्वल टू पाई रो बाय एम, है ना। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चों, तो यहाँ से हम लोगों को क्या मिल जाएगा, देखिए 4r⁴, या 2 ही रखिए, 2 ही आ जाएगा, है कि नहीं। 2r⁴ माइनस हो जाएगा r⁴ बाय यहाँ पर आ जाएगा 4, तो इसको माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा RCM इज इक्वल टू पाई रो बाय एम आ गया, है ना। 2r⁴ में r⁴ माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा r⁴ बाय यहाँ पर मिलेगा 4। अब देखिए समीकरण 1 से हम लोग यहाँ पर रो का वैल्यू को रख देंगे। समीकरण 1 से रो का मान रखने पर, समीकरण 1 से रो का मान रखने पर, है ना, रो का मान रखने पर तो हम लोग क्या पाते हैं, देखिए RCM इज इक्वल टू हम लोगों को मिलेगा पाई बाय एम इंटू r⁴/r इंटू रो। तो रो का वैल्यू कितना है बच्चों, यहाँ पर है मेरा रो का वैल्यू है 3m/2 पाई r³, ये है। तो देखिए m कैंसिल, पाई कैंसिल, है ना, r से r³ से r⁴ कैंसिल हो जाएगा, तो RCM इज इक्वल टू हम लोगों को मिल रहा है, यहाँ पर एक r बचा हुआ है, देखिए 3, है कि नहीं, 3r/4 = 8, हम लोगों को ये समीकरण प्राप्त होता है। तो ये हमको जो है प्राप्त हुआ बच्चों, क्या, ये मुझे प्राप्त हो गया अर्धगोलाकार द्रव्यमान केंद्र। कहने का मतलब क्या हो गया कि ये जो हम लोग अर्धगोला बनाए थे बच्चों, इस प्रकार ये अर्धगोला जो बना था, तो इसका द्रव्यमान केंद्र मुझे कहाँ से प्राप्त होगा, तो इसका द्रव्यमान आधार से, है कि नहीं, इस अक्ष के अनुदिश आधार से 3/8, है ना, ऊंचाई वाले स्थान पर 3/8वां भाग पर, मतलब इस ऊंचाई का, इस त्रिज्या का 3/8वां भाग पर आधार से प्राप्त होगा, है कि नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ y जो है आधार से लिया था, है कि नहीं, इसीलिए तो ये जो है देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि यह द्रव्यमान केंद्र का स्थान, देखिए यह द्रव्यमान केंद्र का स्थान, यह द्रव्यमान केंद्र का स्थान आधार से, है ना, आधार से 3/8, है ना, 3/8वां भाग के ऊंचाई पर प्राप्त होता है, 3/8वां भाग के ऊंचाई पर प्राप्त होगा, है ना, प्राप्त होगा। आप लोग शीर्ष से भी निकाल सकते हैं। शीर्ष से निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा बच्चों, इसको हम लोगों को माइनस करना पड़ेगा r से, है कि नहीं। तो हम लोग यहाँ पे शीर्ष से निकाल देते हैं। शीर्ष से द्रव्यमान केंद्र का स्थान, देखिए शीर्ष से द्रव्यमान केंद्र का स्थान,
है ना, शीर्ष से द्रव्यमान केंद्र का स्थान क्या होगा। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसको r में माइनस करना पड़ेगा। तो r माइनस 3 बाय, है ना, 3r/8। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो लगभग आ जाएगा 5, है कि नहीं, r/8। इसका मतलब है कि शीर्ष से द्रव्यमान केंद्र का स्थान क्या हो जाएगा, है कि नहीं, उसकी त्रिज्या का 5/8वें भाग पर प्राप्त होगा। शीर्ष से, देखिए, शीर्ष से द्रव्यमान केंद्र का स्थान, है ना, शीर्ष से द्रव्यमान केंद्र का स्थान उसके त्रिज्या से, है ना, उसके त्रिज्या, है ना, ऊंचाई के अनुदिश, हम लोग याद रखिएगा y अक्ष के अनुदिश उसके त्रिज्या, है ना, उसके त्रिज्या से 5/8वां भाग पर, 5/8वां भाग पर प्राप्त होता है, 5/8वां भाग पर प्राप्त होता है बच्चों। तो ये बात आप लोग अच्छी तरह से समझ चुके होंगे कि द्रव्यमान केंद्र किस प्रकार निकाला जाता है। तो इसी प्रकार आप लोग बेलन का भी निकाल सकते हैं। तो जो भी तरह का है कि नहीं आप लोगों को मिल जाए आकृति, आप लोग उसका द्रव्यमान केंद्र आसानी से इन समीकरणों को के जरिए जो है उसे निकाल सकते हैं बच्चों। तो आज का वीडियो मेरा इतना ही दूर तक ही रहेगा बच्चों। तो इसे आज आप लोग अच्छी तरह से प्रयास करें, प्रैक्टिस करके देखें कि शंकु का कैसे निकाला जाता है, अर्धगोला का कैसे निकाला जा सकता है। साथ में आप लोग ये भी प्रयास करें कि बेलन का द्रव्यमान केंद्र कैसे निकाला जा सकता है ना। तो ठीक है बच्चों, तो आज का क्लास इतना ही रहेगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं आप लोगों के साथ उपस्थित रहूँगा। जड़त्व आघूर्ण के बारे में मैं पढ़ाई करूँगा, है ना। जड़त्व आघूर्ण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसको हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। तो इसमें बहुत सारा टॉपिक्स हम लोगों को मिलेगा बच्चों। जड़त्व आघूर्ण के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, टॉर्क के बारे में पढ़ना है, कोणीय संवेग के बारे में हम लोगों को पढ़ाई करना है ना। टॉर्क के बारे में विस्तार पूर्वक हम लोगों को जानना है ना। फिर कोणीय संवेग के बारे में भी विस्तार पूर्वक हम लोगों को जानना है। विभिन्न प्रकार के, जैसे कि बेलन हो गया, है ना, आयत हो गया, वर्ग हो गया, क्या बोलते हैं, छड़ हो गया, गोला हो गया, शंकु, इस सब का हम लोगों को मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोगों को निकालना है। तो इस वीडियो में आप लोग मेरे साथ जरूर से जरूर बने रहेंगे बच्चों, है ना। ठीक है, आज बच्चों आप लोग हमेशा हंसते रहें, खेलते रहें, मुस्कुराते रहें और इसी प्रकार हमारे वीडियो को निरंतर देखते रहें, है ना। तो ठीक है बच्चों, आप लोगों ने जो आज मेरे वीडियो को देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लॉट्स ऑफ थैंक्स। जय हिंद।